स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, क्लास 12 के हड़प्पन सिविलाइजेशन के चैप्टर एक्सप्लोरेशन सीरीज़ का ये 6th पार्ट है और इस पार्ट में जो हमें स्टडी करना है वो टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। प्रोक्योर का मतलब होता है ट्राई टू गेट, प्राप्त करने की कोशिश करना। तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि उनके डिफरेंट क्राफ्ट्स प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, तो उनके लिए मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसे प्राप्त करते थे, क्या मेथड अपनाते थे, क्या पॉलिसी अपनाते थे, व्हाट डिड दे डू, वो हमको स्टडी करना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से 1 मार्क्स से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज है। आप इसका ट्यूटोरियल पार्ट, जो नोट्स ट्यूटोरियल पार्ट, वो देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने एक माइंड मैप भी दिया हुआ है जो आपको इसमें से जो मेन चीज़ें हैं उनको समझने में मदद करेगा। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा। एज इज़ ऑब्वियस, जैसा कि ये साफ़ हो चुका है कि वैरायटी ऑफ मटेरियल्स का यूज होता था क्राफ्ट प्रोडक्शन में। तो वाइल सम सच एज क्ले, जैसे मिट्टी हो गई, ये तो लोकली अवेलेबल हो जाता था। और इसके अलावा अगर हम काफ़ी स्टोन्स हैं, टिम्बर है, मतलब जो लकड़ी जो यूज होती थी बनाने में, और जो मेटल हैं, तो इनको प्रोक्योर करना पड़ता था आउटसाइड, मतलब लोकेलिटी से बाहर से प्रोक्योर करना पड़ता था। लोकल वो प्रोड्यूस नहीं होते थे क्योंकि जिस सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं वो एक एलुवियल प्लेन पर बसी हुई है, क्योंकि ये सिंधु घाटी नदी के बगल में थी, उसके आसपास डेवलप हुई थी। और आप जानते हैं कि जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे बहुत कम मिनरल्स मिलते हैं। और ये बात साफ़ हो जाती है जब हमें टेराकोटा टॉय के जो मॉडल्स मिले हैं, जिसमें एक बुलक हो गया, तो वो इससे पता चलता है, सजेस्ट दैट दिस वाज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, यानी इसका मतलब बैलगाड़ी का प्रयोग होता रहा होगा गुड्स के लिए भी और पीपल के लिए भी। और अक्रॉस लैंड रूट्स, डिफरेंट डिफरेंट लैंड रूट्स पे ये बैलगाड़ियाँ चलती रही होंगी। और जो रिवराइन रूट्स हैं, मतलब जो नदियों पे बने रूट्स हैं, इंडस नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज पे, तो इनके साथ साथ हमारा जो कोस्टल एरिया है जैसे लोथल वगैरह है ना, तो वो भी शायद यूज होते थे। कहने का मतलब ये है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ऐसा पता चलता है कि बैलगाड़ी एक इम्पॉर्टेंट था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल। और ये डिफरेंट रूट्स पे, रिवराइन रूट्स पर, मतलब नदी के आसपास बने रूट्स हैं, और कोस्टल रूट्स पे भी चलते थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कुछ बता दूँ जिससे कि आपको ये वाला ट्यूटोरियल समझ में आ जाए कि मेटल प्रोक्योर करने के लिए, जब मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए वो क्या करते थे कि एक तो लोकली उनको मिल जाती थी, जो मटेरियल्स मिल जाते थे। इसके अलावा वो दूसरी जगहों पे अपने एक्सपेडिशंस भी भेजते थे, उनसे कम्युनिकेशंस इस्टेब्लिश करते थे। लोकली का मतलब है कि यहाँ पे लोकली वो जो बस्तियाँ हैं वो इस्टेब्लिशमेंट उनका देखने को मिलता है, मतलब लोकल इस्टेब्लिशमेंट टू प्रोक्योर मटेरियल्स। इसके अलावा अगर वहाँ पे लोकली नहीं है तो वो एक्सपेडिशंस भेजते थे बाहर। और इसके अलावा हमारा जो इंडस सिविलाइजेशन के बाहर की जो सिविलाइजेशंस हैं, है ना, जिन्हें हम डिस्टेंट कॉन्टेक्ट के रूप में हम यहाँ पढ़ेंगे, तो वो एक प्रकार से कहा जाए तो दूसरे देशों से, दूसरे क्षेत्रों से भी मंगाते थे। और ये सब कुछ करते थे मटेरियल्स यूज़ करने, मतलब प्रोक्योर करने के लिए। तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी हम लोकली वाला इस्टेब्लिशमेंट वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। द हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन वेरियस वेज। बहुत बहुत तरीक़ों से वो मटेरियल्स प्राप्त करने की कोशिश करते थे। उदाहरण के लिए वो बस्तियों को बसा लेते थे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे नागेश्वर है, और ये बालाकोट है, यहाँ से शेल मिल जाती थी क्योंकि ये समुद्र के किनारे थे। इसके अलावा सौरतुगई है जो कि फार ऑफ अफ़गानिस्तान में है। यहाँ पे क्या मिलता था, यहाँ से लैपिस लजूली मिल जाया करता था। ये सब कीमती पत्थर हैं, कीमती रत्न हैं। और शेल माने शंख, या आप कह सकते हो कि जो सीपी वगैरह थी। लैपिस लेज़ूली एक ब्लू स्टोन है, ब्लू जेम आप कह सकते हो, है ना, बहुत ही हाईली वैल्यूड है। आज भी इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। इसके अलावा लोथल है जो कि एक बंदरगाह भी था। अब लोथल जो जहाँ पे बस्तियाँ बसी हुई हैं, तो वहाँ पे कार्निलियन मिलता है। मतलब ये देखिए यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट हैं, जो बस्तियाँ बसी हुई हैं, तो वहाँ पर वो मटेरियल बेस्ड बस्तियाँ एक प्रकार से आप कह सकते हो। और ये जो गुजरात में जो भरूच है, वहाँ से ये कार्निलियन मिल जाता था। पिछले ट्यूटोरियल में हमने कई जगह स्टेटाइट का नाम पढ़ा था, जिसे हम सेलखड़ी कहते हैं। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, इसे सोप मटेरियल भी कहा जाता है। तो ये जो है साउथ राजस्थान से और नॉर्थ गुजरात से इसको प्रोक्योर किया जाता था। और जब धातुओं की बात आती है, ये तो मिनरल्स थे, तो इसे हम राजस्थान से ये लोग मंगाते थे। तो जितना कुछ भी है आप इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे। और इसका एक जो माइंड मैप है वो आपको हमारे ट्यूटोरियल में मिल जाएगा। नोट्स ट्यूटोरियल जो हम बनाते हैं ना, वहाँ मिल जाएगा। तो देखिए इस्टेब्लिशमेंट वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया। दूसरा जो तरीका है वो ये अपनाते थे कि वो प्रोक्योर करते थे रॉ मटेरियल्स को बाय सेंडिंग एक्सपेडिशंस। ऐसा जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो अपनी स्टडी में इसको अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि वो एक्सपेडिशंस भेजते थे।
और एक्सपीडिशंस भेजने का मतलब ये है कि अपने लोगों को भेजते थे दूसरी जगह से सामान लाने के लिए। तो लोकल जो नहीं मिलती थी उन्हीं चीज़ों को मंगाया जाता होगा। जैसे खेतड़ी रीजन है, ये राजस्थान में है खेतड़ी, और यहाँ से क्या मंगाया जाता था? यहाँ से कॉपर मंगाया जाता था, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो ये भी इंडिया से मिल जाता था, साउथ इंडिया से मिल जाता था। तो आपको मालूम ना, पिछली बार मैंने बताया था कि गोल्ड तब भी प्रेशियस मेटल था और आज भी प्रेशियस मेटल है, क्योंकि होल्ड्स में वो मिले हैं, भंडार करके उनको रखा गया था जो आर्कोलॉजिस्ट को मिले हैं। तो ये जो एक्सपीडिशंस भेजे जाते थे, भाई आप दूसरे इलाके में जाओगे तो वहाँ के लोगों से वो एक इस्टेब्लिशमेंट करते थे कम्युनिकेशन का, वहाँ से बातचीत करते थे, लोकल कम्युनिटी से मिलते थे और इन मैटर्स को प्रोक्योर करते थे। अब जैसे ओकेजनल फाइंड्स, मतलब यहाँ वहाँ हड़प्पा में कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ओल्ड ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जैसे कि स्टेटाइट माइक्रो बीड्स, मतलब बहुत छोटे 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 स्टेटाइट के बने हुए मनके मिले हैं जिन्हें माला बनाई जा सकती है जिनसे, और इनसे पता चलता है कि ऐसे कुछ कॉन्टेक्ट रहे होंगे। और इसमें एक केस दिया गया, उसको आपको नहीं भूलना है, कि जो खितरी का एरिया था जो राजस्थान में था, ऐसा लगता है वहाँ पे एक नॉन हड़प्पन कल्चर थी उस एरिए में, जिसे गणेश्वर जोधपुर कल्चर कहा गया है। राजस्थान के खेतरी रीजन में हमने बताया था आपको कि कॉपर मिलता था, दूसरे बस्तियों के लोग आके यहाँ से कॉपर ले जाते थे, लेकिन इसी रीजन में एक ऐसी कल्चर मिली है जिसे गणेश्वर जोधपुर कल्चर कहा गया है। क्यों कहा गया है इसे हड़प्पन कल्चर से? थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि वहाँ पे नॉन हड़प्पन पॉटरी पाई गई है। मैं इसको कलर्ड ही कर देता हूँ, नॉन हड़प्पन पॉटरी वहाँ पे मिली है। मतलब नॉर्मली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन एरिया में जो पॉटरी मिलती है, बर्तन वगैरह मिलते हैं, उनसे डिफरेंट यहाँ पे पॉटरी मिली है। और साथ ही साथ यहाँ पे खूब सारा कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स, ये सब खेतरी की बात है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संभव है कि यहाँ के रहने वाले जो निवासी रहे होंगे, द पीपल इनहेबिटेंट्स, वो कॉपर सप्लाई करते थे हड़प्पन्स को। आगे इस मैप में हम लौटेंगे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा जो हमारा है वो दूर दराज के इलाकों से, है ना, देशों से अपने कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करते थे मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए। तो इसको भी ध्यान से सुन लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। Recent archaeological find suggests that copper was also probably bought from Oman. जी हाँ, ओमान। बात किसकी हो रही है? कॉपर की। और अभी हमने देखा था कि ये राजस्थान के खेतरी रीजन में भी मिलता था, तो विद इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एरिया भी वो मिल जाता था और बाहर से भी मंगाया जाता था। ओमान की बात करें तो आप तो आज के मैप में उन्हें जानते ही होंगे, जो लोग ठीक से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ध्यान देते हैं ज्योग्राफी पर। ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला के सदर्न ईस्टर्न टिप पे है। देखिए ये है अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, हाँ, ये पूरा का पूरा आपका अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है ये। और इसका सदर्न और ईस्टर्न ये हो जाएगा, सदर्न और ईस्टर्न ये। तो ये है आपका ओमान का इलाका। यहाँ पे मगन इसलिए लिखा गया है कि उस समय जो मेसोपोटामियन के लोग हैं इसे मगन कह के ही पुकारते थे। और ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का इलाका है, हड़प्पा है। ये देखिए ये भी आपका पोर्ट इलाका है, ये भी आपका पोर्ट इलाका है। तो यहाँ के लोग यहाँ से भी कॉपर मंगाते रहे होंगे। अब ये कैसे अंदाज़ा लगा है? वो ऐसे अंदाज़ा लगा है कि केमिकल एनालिसिस हैव शोन, मतलब इनका जो केमिकल एनालिसिस किया गया, जो चीज़ें मिली हैं वहाँ पे, तो ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में एक चीज़ कॉमन मिली है, वो है निकल। मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, निकल। कहने का मतलब कि जो ओमान में जो कॉपर पाया गया है और भारत में जो चीज़ें बनी हैं कॉपर से, तो दोनों में जो ट्रेसेस मिले हैं निकल के, वो कॉमन ट्रेसेस मिले हैं। और अब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जानते होंगे जो ओर मिलते हैं उनमें से हम निकालते हैं मिनरल ओर में से कॉपर वगैरह को, तो उनमें निकल भी मिलता है साथ में। तो जिन ओर में निकल मिलता है तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि कॉपर भी मिल जाए, लेकिन जिन ओर्स में कॉपर होता है उसमें निकल आपको ज़रूर मिलेगा। तो एक एसोसिएशन है इनका, और निकल कॉपर में मिक्स करके ना उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जाता है, उसकी करोसिव पावर बढ़ जाती है। और एक क्वालिटी और है कि जो कॉपर है ना वो पूरी तरह से सॉल्युबल है, मतलब निकल मिक्स करने में पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाता है। मीन्स निकल इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल इन कॉपर। तो आपको याद रखना है कि जो निकल, मतलब जो भी निकल जो मिले हैं ओमानी कॉपर में, वो भारत के कॉपर ऑब्जेक्ट्स में मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि ओमान से मंगाया जाता रहा होगा।
यानी दोनों का कॉमन ओरिजिन है। जो कॉपर जो जो हड़प्पा साइट में जो और मिल जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और जो ओमान में जो कॉपर मिला है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, निकल। तो दोनों जो आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे कॉपर के मिले हैं वो कॉपर ओमान से मंगाया गया होगा, ये अंदाज़ा यहाँ लगाया जा रहा है, इसलिए कॉमन ओरिजिन। देयर आर अदर ट्रेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके अलावा और भी ट्रेसेस मिलते हैं हमें कॉन्टैक्ट के, कि एक अलग डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, एक अलग प्रकार का खास एक बर्तन, जार जिसे हम कहेंगे, मर्तबान हम इसे कहते हैं ना। आपके घरों में जो शीशे का मर्तबान होगा तो उसमें अचार वगैरह रखा जाता है। अब तो प्लास्टिक वगैरह, फाइबर वगैरह यूज़ होना शुरू हो गया है। तो आपको याद रखना है कि अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, यानी इसे हम कहते हैं हड़प्पन जार। इसके ऊपर थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले, यानी इसके ऊपर मिट्टी की मोटी सी परत लगाई जाती थी। ये है वेसल जो आप देख रहे हैं, है ना। इस प्रकार के वेसल्स मिले हैं, ये ओमानी साइट्स पर मिले हैं, मतलब ओमान में जो खुदाई वगैरह हुई है वहाँ पर ये मिले हैं। और ये हड़प्पा में बनते थे, हड़प्पा से वहाँ गए हुए। और ये जो ब्लैक कोटिंग होती थी ना, चूँकि यहाँ लिखा गया तो उसको भी ध्यान रखिए कि प्रिवेंट द परकोलेशन ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड जो है इस जार से निकल के बाहर की तरफ ना आए, शायद इसलिए ये कोटिंग ऊपर से परत ब्लैक जमाई जाती थी। और ये वहाँ की राइटिंग है जो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी। जिस दिन पढ़ी जाएगी उस दिन और भी नॉलेज मिल जाएगी। अब ये वेसल्स अगर ओमान में जाते होंगे, मतलब हड़प्पा है, ओमान है, मतलब कि हड़प्पा से ओमान में अगर ये वेसल्स जाते होंगे तो ये वेसल्स जो है यहाँ से कुछ सामान यहाँ जाता होगा और फिर यहाँ से कॉपर यहाँ आता होगा। तो ट्रेड वाली बात हो गई कि नहीं? लेकिन लिखा है कि वी डू नॉट नो व्हाट वाज द कैरीड इन, लेकिन हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हमें जानकारी नहीं है कि इन वेसल्स में ले क्या जाया जाता था। बट इट इज़ पॉसिबल दैट द हड़प्पन्स एक्सचेंज द कंटेंट। लेकिन हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हड़प्पन्स हैं वो कंटेंट्स को एक्सचेंज करते थे, मतलब यहाँ से जो सामान इन वेसल्स में लेके जाते थे और बदले में वहाँ से कुछ और लेके आते थे। और ये एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है। और क्या लेके आते थे? ओमानी कॉपर। मेसोपोटामिया की अब बात आती है, ओमान ख़त्म हो गया। मेसोपोटामियन टेक्स्ट आपने देखा पिछले ट्यूटोरियल में, 11th में हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इसको माना जाता है। बल्कि वहाँ की जो सुमेरियन सिविलाइजेशन वो तो सबसे ओल्डेस्ट है। सुमेरियन लिपि जो है ओल्डेस्ट लिपि मानी जाती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट ओल्डेस्ट वहाँ पे हुए। तो वहाँ के लोग जो है टैबलेट्स थे उनमें अपने रिकॉर्ड्स रखा करते थे, खुरुच खुरुच के वहाँ पे, जो कील लिपि जिसे कहा गया है। अब चूँकि वो डिसाइफर्ड हो चुकी है लैंग्वेज तो हमें जानकारी मिलती है उससे। तो मेसोपोटामियन की जो टेक्स्ट डाटेबल, मतलब जो टैबलेट्स में है, तो 3rd मिलेनियम BC में क्या है कि वहाँ पे भी कॉपर की बात जिक्र हुआ है। और जिक्र जो हुआ है उसमें ये हुआ है कि कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगन। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ये जिक्र किया गया कि कॉपर आता था और मगन से आता था। और जो मगन नेम है मेसोपोटामियंस ओमान के लिए यूज करते थे। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामियन साइट्स आल्सो कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ निकल। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। देखिए, ओमान हो गया, पता चला कि मेसोपोटामिया में भी जा रहा है कॉपर, इंडिया में हड़प्पन साइट्स पे भी कॉपर आ रहा है, और इन सब के बीच में एक चीज़ कॉमन है, वो है निकल के ट्रेसेस। तो इसका मतलब ओमान का कॉपर यहाँ भी सप्लाई होता था और यहाँ भी सप्लाई होता था। ये है ओमान, ठीक है, जिसे हम मगान कहते थे। कौन कहते थे? मेसोपोटामियन टेक्स्ट में लिखा गया है। और ये है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इससे बड़ी सिविलाइजेशन थी, दुनिया की सबसे एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन आप कह सकते हो इसको, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। इसके अलावा जो हमारी प्रेजेंस है या हमारे जो एक्सचेंजेस हैं मेसोपोटामियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो रिलेशंस है, कॉन्टैक्ट हैं, वो और आगे हमको पढ़ना है कि अदर आर्कोलॉजिकल फाइंड सजेस्टिव ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट। तो और भी चीज़ें जो मिली उनसे पता चलता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। कि हड़प्पन सील्स मिली, इनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कलर्ट कर देता हूँ। हड़प्पन सील्स मिली हैं, वेट्स मिले हैं, डाइस हैं और बीट्स हैं। ये हड़प्पा की बनी हुई है और मेसोपोटामिया में मिली हैं। तब बताइए हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टैक्ट विद रीजन्स नेम्ड। और ये तो मिले ही मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वहाँ पे हड़प्पन से लोग जाते रहे होंगे, ट्रेड करते रहे होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें जो एक्स्ट्रा जो हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है, मतलब वहाँ पे जो टेक्स्ट रिकॉर्ड रखे गए हैं, उनमें जिक्र किया गया है कॉन्टैक्ट का, कुछ रीजन्स के नेम बताए गए हैं। वो हैं जैसे दिलमन है, और ये शायद जो बहरीन है ना उसके आइलैंड के लिए वो यूज़ करते थे। मगन है और मेलुहा, मेलुहा इंडिया से रिलेटेड है, और मगन जो है वो ओमान, जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो उनके टेक्स्ट रिकॉर्ड में भी दर्ज है।
खाली ये नहीं कि कॉपर में निकल ट्रेस हो रहा है तो ओमान से आया होगा। और ये जो मेलुहा है ये पॉसिबली एक हड़प्पन रीजन था, ये उनके टेक्स्ट में है। अब ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये है मेलुहा, तो देखिए मेलुहा का जिक्र है, मगान का जिक्र है, दिलमन का जिक्र है, जो कि बहरीन आइलैंड, ये ओमान और ये हड़प्पन रीजन। और भी पढ़ना है आपको इसमें मेलुहा से रिलेटेड कि वो अपने टेक्स्ट में लिखते हैं कि मेलुहा से जो प्रोडक्ट आते थे वो जैसे कार्नेलियन है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कलर्ड कर देता हूँ, तो कार्नेलियन हो गया, लैपिस लाजुली हो गया, हाँ, कॉपर हो गया और गोल्ड हो गया, एंड वैराइटीज़ ऑफ वुड आल्सो। मेलुहा से जाता था, मेसोपोटामिया में जाता था, यानी कॉपर भी यहाँ से चला जाता था वहाँ पे। एनीवे मैं क्या करना है भाई, जो लिखा है पढ़ना है। मेसोपोटामियन मिथ सेज मे योर बर्ड बी द हज़र बर्ड, मे योर बर्ड बी द हज़र बर्ड। मिथ, जो वहाँ की जो मिथक है वो ये बताता है कि अगर तुम्हारा कोई पक्षी हो तो वो हज़र बर्ड हो, मतलब हज़र बर्ड को वो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा और बहुत ही प्रेस्टिजियस पक्षी मानते रहे होंगे। मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस, इसकी जो आवाज़ है वो जो शाही महल है वहाँ तक गूंजे, राजमहल तक सुनाई दे। तो इसमें जो है वहाँ पे टेक्स्ट में जो लिखा गया है इसमें हज़र बर्ड की बात है। अब ये हज़र बर्ड क्या है? सम आर्कोलॉजिस्ट थिंक द हज़र बर्ड वॉज द पीकॉक। ऐसा कहा जाता है कि जो हज़र बर्ड है वो पीकॉक के लिए था, क्योंकि पीकॉक इंडिया में मिलते हैं और कितना ब्यूटीफुल पक्षी होता है वो। तो भैया 1 मार्क क्वेश्चन के लिए तैयारी है। भैया के साथ साथ दीदी भी कह दे, नहीं कहेंगे जो सर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। डिड इट गेट दिस नेम फ्रॉम इट्स कॉल, मतलब जो पक्षी है जो उसकी आवाज़ निकलती थी, क्या उससे उसका नाम हज़र बर्ड पड़ गया? पीकॉक की आवाज़ हज़र जैसी होती है क्या? बट एनीवे आर्कोलॉजिस्ट का ये अपना एक कंजेक्चर है, या अपना एक आइडिया है कि शायद पीकॉक ले रहा होगा। इट इज़ लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद ओमान, और शायद संभवतः जो कम्युनिकेशन था, मतलब जो उनके कॉन्टैक्ट्स थे ओमान के साथ, बहरीन के साथ और मेसोपोटामिया के साथ, वॉज बाई सी। मत भूलिए संबंध सी के जरिए रहा होगा। कहाँ मेलुहा है, कहाँ मगान है, कहाँ पे दिलमन है, कहाँ मेसोपोटामिया है, तो कैसे जाते रहे होंगे? निश्चित है कि समुद्र का उपयोग करते होंगे। इसीलिए मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेलुहा का जो जिक्र है उसे लैंड ऑफ सी फेरर्स कहा गया है। मतलब मेलुहा को लैंड ऑफ सी फेरर्स कहा गया है। सी फेरर्स मतलब ऐसे लोग जो समुद्र की यात्राएं किया करते थे। मेलुहा के लोग, मतलब मेसोपोटामिया में जब ये लोग जाते होंगे तो इनको माना जाता था कि समुद्र से आ रहे हैं, सी फेरर्स हैं। बिसाइड्स वी फाइंड डिपिक्शंस ऑफ शिप्स ऑन एंड बोट्स ऑन सील्स। तो इसका मतलब जो है, जो मोहरें वहाँ मिली हैं उन मोहरों में जो सील्स मिली हैं, है ना, उसमें बोट्स की भी चित्र बने हुए हैं। तो ये भी एक नई चीज़ हो गई, मतलब वहाँ पे बोट्स सील्स पर मिली है। सील का मतलब सील पर बनी हुई है। और सिर्फ बोट्स ही नहीं, शिप्स के भी उसमें चित्र बने, मतलब नावों के, शिप्स के। तो वो मेलुहा को नाविकों का देश कहा कहते थे। नाव चलाकर, शिप चलाने वाले लोग, पानी की यात्रा कर कर आने वाले लोग। अब यहाँ पे आप नीचे से शुरू करिए, देखिए एक सील है ये, और इसमें देखिए ये नाव बनी हुई है। इसके अलावा ये भी एक सील है जो कि फारस की खाड़ी में पाई गई है, बहरीन में। ये जो इलाका है ये है पर्शियन गल्फ का, ठीक है, और ये इधर जाके इंडियन ओशन में मिलता है, मतलब अरेबियन सी में मिलता है, लेकिन इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन का पार्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ये जो आप जो सी वाटर देख रहे हैं ये जो इंडियन ओशन का ही पानी है जो यहाँ पे भरा हुआ है स्पेस की वजह से। और ये गोल मोहर है। और आप बताइए किस स्टोन का हमने जिक्र किया था कि सेटेटाइट्स पे आसानी से मोहरें बन जाती थी। और इसमें हड़प्पन मोटिव्स है। मोटिव्स का मतलब वहाँ पे चित्र बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसमें बनाए गए। चित्र का मतलब क्या है कि उसमें चित्रों को गढ़ा गया है। और बड़े इंटरेस्टिंग की बात है कि जो दिलमन के जो लोग थे, अब दिलमन वे क्या है, वेट्स जो हैं वो हड़प्पन स्टैंडर्ड के फॉलो करते थे। कहने का मतलब है कि हड़प्पन में जो वेट सिस्टम चलता था, उनका जो स्टैंडर्ड मेजर सिस्टम चलता था, उसको दिलमन के लोग फॉलो करते थे। क्या वो हड़प्पन के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा रहते थे क्या? क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट की ही तो बात कर रहे हैं। आगे चलें तो ये जो है सील है यहाँ पे, ये एक सिलेंड्रिकल सील है। आपने मेसोपोटामिया में पढ़ा था कि उनकी सील जो सिलेंड्रिकल होती थी, वो इसे ऐसे घुमाते, उसके मतलब जैसे आपका साइकिल का पहिया चलता है तो जिस स्पॉट पे एक पहिया होता है घूमता है, तो ये जो है जब पूरा चक्र एक पूरा होगा तो आप कम से कम कुछ दूरी पे जा चुके होंगे, और टायर का जो है पूरा का पूरा जो निशान इस पे आपको बन जाएगा। अगर आपने डिफरेंट यहाँ पे कुछ स्पॉट लगाए तो नज़र आएंगे। तो इसी प्रकार से सील को ऐसे करके फैला देते थे, वो ऐसे रोल करते हुए ले जाते थे
एक चक्कर पूरा लगा देते थे तो सील छप जाती थी। तो इसका जो रोल किया हुआ पार्ट ये है, तो इसमें बुल पाया गया जिस पे हम्प निकला हुआ है, ये इसका हम्प। तो ये बताया गया कि दिस इज ए सिलेंड्रिकल सील टिपिकल ऑफ मेसोपोटामिया में, ये बहुत ही टिपिकल है, मेसोपोटामिया टाइप की सील है। और इसमें हम्प्ड बुल जो दिखाया गया है, ये जो मोटिफ है ये इंडस रीजन से लिया गया है, क्योंकि इंडस रीजन की सील्स में ये सब कुछ है। क्योंकि मेसोपोटामियन रीजन जो है वहाँ पे बुल होने की क्या हम बात कर सकते हैं, वो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे तो ऊँट वगैरह होंगे। इससे पता चलता है कि कॉन्टेक्ट थे उनके बीच में, और कोई इमेज यहाँ दी नहीं गई है। तो ये ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। इसके अलावा सेल्स स्क्रिप्ट वेट्स हमारा अगला ट्यूटोरियल पार्ट होगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।